देवबंद जो इस्लामिक शिक्षा के लिए मक्का मदीना कहा जाता है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम, यहाँ रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ के वोटर, यहाँ के युवा वोटर, यहाँ की मुस्लिम महिलाएं आखिर सामाजिक और आर्थिक रूप से कितनी सशक्त हैं। साल दर साल या जब भी चुनाव आते हैं तब मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ एक वोट बैंक समझकर देखा जाता है, लेकिन क्या इनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक सुधार के लिए कभी किसी ने कोई काम किया, कुछ कदम उठाए गए? तो आज देवबंद में हम मिलेंगे मुस्लिम मतदाताओं से और ये जानेंगे कि आखिर उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा पड़ा है, आखिर क्यों उन्हें महज एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। आइए आपको देवबंद लिए चलते हैं। ताजा उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी का है, जिन्होंने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम में मुसलमानों से अपील की कि वो एक राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट हों। मुसलमान जीत सकता जरूर है, मगर आपका नेता नहीं बन सकता, आपका लीडर नहीं बन सकता, आपको अपना लीडर बनाना है। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है। ये 19% वोटर एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी के लिए ताकत बन सकते हैं। देवबंद में 1/3 मुस्लिम मतदाता हैं। साल 2017 में देवबंद विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को विजय मिली थी, जो अपने आप में हैरान करने वाली थी, लेकिन उसने इस भ्रांति को भी दूर कर दिया कि देवबंद एक मुस्लिम बहुल इलाका है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की आबादी यहाँ कुल आबादी की 1/3 है। 2017 में यहां से बीजेपी का उम्मीदवार जीता। अब फिर एक बार चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं तो दरअसल अलग अलग पार्टियां ये सोचती हैं कि बीजेपी के पास जो अपना कंसोलिडेटेड वोट बैंक है उसके विपरीत जाके अगर वो 1/3 मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर पाते हैं तो शायद उनके लिए यहां से बीजेपी को हराना आसान होगा। ये जो अर्थमेटिक है ये दरअसल पूरे पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को देखते हुए बनाने की कोशिश की जा रही है। देवबंद के रहने वाले दिलशाद कहते हैं, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, मगर चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गरीबी से बिल्कुल गरीब आदमी इतने मर गए, बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा जी, मजदूर आदमी हमारे तो हाल ही खराब कर दिया इन्होंने। इस 5 साल में हो चुके मदरसों की बुरे हाल है। मुस्लिम जहाँ देखा उनके साथ अत्याचार, हम तो देख सीधी बात है सपा के साथ। देवबंद की पहचान यहाँ रहने वाले लोगों से ज्यादा यहाँ शिक्षा के लिए अहम दर्जा हासिल करने वाले दारुल उलूम से है। दारुल उलूम दरअसल एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है ज्ञान का घर। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कोनों से छात्र यहाँ इस्लाम की तालीम हासिल करने आते हैं, जिसे तुलबा या सालिब भी कहा जाता है। इसकी बुनियाद 1866 में रखी गई थी। देवबंद की अपनी कोई पहचान ही नहीं होती अगर यहाँ जो मेरे पीछे दारुल उलूम खड़ा है ये न होता। शिक्षा का मक्का मदीना कहते हैं इसे। यहाँ दीनी तालीम भी मिलती है, दुनियावी तालीम भी मिलती है, यानी इस्लाम के बारे में, अपने धर्म के बारे में, खुदा के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो साथ ही अंग्रेजी, फारसी, अरबी के साथ साथ कंप्यूटर, वो तमाम शिक्षा भी दी जाती है ताकि यहाँ पढ़ने वाले युवा अपने धर्म के साथ, अपने खुदा के साथ, अपने भगवान के साथ समाज की जो दूसरी चुनौतियां हैं उनके बारे में भी जान सकें। मुफ्ती अरशद कासमी बताते हैं कि यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती हैं। आज भी देवबंद उसी दिशा में बढ़ रहा है, मगर कई संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस वक्त में मौजूदा हालात के अंदर देखते हुए, क्योंकि खालिस जो है अरबी या फारसी या दीनी तालीम, हमारे उलामा कहते हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम भी जरूरी है, इसीलिए दीनी तालीम भी है और दुनियावी तालीम, दोनों तालीम यहाँ पढ़ाई जाती है। देवबंद वो जगह है और देवबंद के अंदर दारुल उलूम देवबंद वो इदारा है, वो यूनिवर्सिटी है जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। देवबंद की पहचान हुई है तो पहचान की बजाय देवबंद बदनाम हुआ है, और बदनाम हुआ है आतंकवाद के कारण, क्योंकि आए दिनों आतंकवादी यहाँ से पकड़े जाते हैं, उनके संपर्क और संबंध देवबंद के दारुल उलूम से पकड़े जाते हैं। इस्लामिक राष्ट्र इन सब परेशान होकर और ये सब बैन कर रहे हैं, सब प्रतिबंध लगा रहे हैं। और अभी सऊदी अरब सरकार ने उसे बैन किया है क्योंकि वो समझ चुकी है कि आतंकवाद की पहली सीढ़ी केवल और केवल ये तबलीग जमात हो। इन आरोपों के बावजूद मुफ्ती अरशद कासमी बताते हैं कि इतिहास देवबंद
और दारुल उलूम के बिना अधूरा है, क्योंकि यहीं से रेशमी रुमाल आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके तहत रेशमी रुमाल पर उलेमा संदेश लिखकर उस समय मध्य एशिया और दूसरी जगहों से भारत की आजादी की लड़ाई के लिए मदद मांगते थे। ये जो हॉल है हमारे ठीक पीछे, इसने इतिहास में आजादी के आंदोलन में रेशमी रुमाल आंदोलन खड़ा रेशमी किया। रुमाल आंदोलन जो चला है वो इसी जगह से चला है। महात्मा गांधी और दूसरे जो हमारे हिंदू भाई और हिंदू लीडर थे, वो तमाम हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास में यहाँ आया करते थे और मुल्क को आजाद कराने के लिए जितनी भी तहरीकात हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने चलाई हैं, वो इसी हाल से, इसी खानका से चलाई। जो देवबंद शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, वहाँ मदरसों के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया गया। पूरे देवबंद में 50 से ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें लगभग 20 सरकारी मदद से चलते हैं। मगर सरकारी मदरसों के शिक्षक 4 साल से तनख्वाह की बाट जोह रहे हैं। 80% देता है केंद्र और 20% देती है यूपी, यानी 3,000 रुपए यूपी, 12,000 रुपया देती है केंद्र सरकार। कितने दिनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली? 4 साल 8 महीने 18 दिन आज का लगा करके। 2009 में मदरसों को मॉडर्न बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन फंडिंग कम पड़ने लगी। शिक्षकों को कई महीने की तनख्वाह तक नहीं मिली। सोसाइटी के फंड से चलने वाला ये मदरसा आधुनिक शिक्षा देने में जुटा है, मगर अपने दम पर चलने वाले मदरसे दम तोड़ रहे हैं। तमाम मदरसे हमारे अलावा डिप्रेशन में ही है, तमाम मदरसे। उनको चलाने वाले सो रहे हैं कि कैसे चलाएं। अब जो छात्रों का भविष्य सुधारते हैं, संवारते हैं, अगर वो शिक्षा की आर्थिक तंगी से जूझेंगे तो बच्चों का भविष्य आखिर कैसा होगा। लेकिन फिलहाल देवबंद की मदरसों को लेकर के जो भी विवाद उठते रहे हों, यहाँ पर जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ वो ये आधुनिकता को आगे ले जा रहे हैं। इन बच्चों को मजहबी तालीम के अलावा आधुनिक तालीम भी दी जा रही है, वो शिक्षा दी जा रही है, ताकि वो जिंदगी की सभी चुनौतियों का सामना कर सके। आपको देवबंद के कुटी रोड इलाके में ले चलते हैं, जो देवबंद के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। आर्थिक तंगी और मुफलिसी की तस्वीरें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। मुस्लिम समाज में जो महिलाएं हैं, सामाजिक स्थिति उनकी कितनी बदली हुई नजर आती है आपको? सर मुझे तो कोई बदली भी नजर आती, फिलहाल कोई नहीं बदली भी नजर आती। बस अगर कहीं भी जाओ तो डोनेशन की बात होती है। किसी काम के लिए जाओ, अपने लिए भी जाओ कि मतलब हम कुछ कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो वहाँ भी डोनेशन की बात होती है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून भी लाया गया। इस कानून के बाद क्या बदला, हमने ये भी जाना। क्या मुसलमान होना आज की तारीख में आपको लगता है ये शब्द ही अपने आप में काफी चुनौतियां ले आता है? वाकईतन जिस तरह का इस टाइम हो रहा है हिंदू मुस्लिम मुद्दा, एक तो हर चीज पर मुस्लिम 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 उठाया जाता है। मतलब समझ नहीं आता कि मुसलमान होना क्या एक कलंक हो गया है। अब आप ये देखिए कि मुस्लिम महिलाओं को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं। हमारी सरकार कहती है, अब ये 3 तलाक वाला मुद्दा लाया गया था कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक वाला मुद्दा, लेकिन आप मुझे बताएं उससे फायदा क्या हुआ है? मुस्लिम महिला को तलाक होती है, वो जाती है, आदमी जाता है, अगले दिन या 2 घंटे बाद कभी कभी तो होता है जमानत बाहर के बाहर लेकर वापस आ जाता है। तो क्या मिला उसमें? क्या था ये कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने ये आसानी कर दी है कि 3 तलाक का मुद्दा उनके लिए बना दिया। 3 तलाक से फायदा नहीं हुआ मुस्लिम महिलाओं को? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है 3 तलाक से, बल्कि और नुकसान ही हुआ है एक तरह से। जब आपने आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया तो वो ना तो मेहर देगा, ना कोई अपनी जो उसकी बीवी है उसको ना कोई वो कर पाएगा। फाइनेंशियल गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल गारंटी नहीं है, लेकिन 3 तलाक का जो मुद्दा है जो सरकार ने उठाया ये बिल्कुल नाजायज है। क्योंकि हम लोग जो है हम शरीय पे चलने वाले लोग हैं। हमारी शरीयत में है कि अगर हमें हमारे यहाँ 3 तलाक हो जाती है तो तलाक मान ली जाती है, तो हम कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे उसमें। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जिन महिलाओं को अधर में छोड़ दिया जाता था, लोग मोबाइल पर टेक्स्ट करके 3 तलाक से, मतलब आप शरीयत कानून भी कह दें, लेकिन उस समय जो होता था वो इंसानी तौर पर कई बार गलत देखा गया और कई सारी महिलाएं उसके खिलाफ सामने आई। उन्होंने वो अदालतों का दरवाजा खटखटाया, शायद उसी के बाद ये कदम उठाना पड़ा। फायदा क्या है उसके बाद, आप मुझे ये तो बताइए, उस कदम के बाद मिला क्या है? मैंने आपसे अभी भी यही बात की है कि उसमें पहले ये किया गया था कि बंदे को उठा लेंगे, उसे जेल कराएंगे, फिर जो औरत के जितने भी हकूक होते हैं वो पूरे करेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर वो पैसे वाला है तो वो अदालत क्या थाने तक नहीं पहुंच पाता, बाहर के बाद वो मुद्दा निमट जाता है। तो उसमें फायदा क्या है? हमने देवबंद के पढ़े लिखे कामकाजी युवाओं से भी बात की। स्थानीय पत्रकार मुशर्रफ उस्मानी कहते हैं
कि आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार में उनकी असुरक्षा बढ़ गई है। सामाजिक घेरे में अगर बात करें तो वो खुद को मुसलमान देवबंद के कितना सुरक्षित असुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, सरकार आने के बाद तो मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, सही तरीके अगर बात कही जाए। क्यों ऐसा? मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मेरी सिस्टर ने यहाँ पर एक धरना किया था, मुझ पर 42 मुकदमे लगा दिए गए थे, जिन्हें बाद में वापस लिया गया। 42 मुकदमे मुझ पर लगा दिए गए थे, एनसीआर पर जो लोग हुआ था, एनआरसी में। उस वक्त तुम 42 मुकदमे जब मेरे पे लगा दिए हैं तो मैं कैसे समझूंगा कि आम आदमी सुरक्षित है? हर सरकार अलग अलग, लेकिन इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ नजरिया दो नजरियों में बांटने वाली बात है कि किसी तरीके से ये मुसलमान को वोट बैंक में भी दो तरफा बांटा जाए, एजुकेशन पे भी बांटा जाए, हर जगह बंटवारे की वाली बात। इन तमाम बातों के बीच देवबंद में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा का है, मगर वोट बैंक की सियासत में ये मुद्दे एक बार फिर से पीछे छूट गए हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत में मुस्लिम समाज के बीच भी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है और इसी वजह से धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत का भी एहसास होने लगा है। लेकिन उनकी नाराजगी उन सियासी दलों से है जो उन्हें हर चुनाव में एक वोट बैंक समझते हैं। मुस्लिम समुदाय भी ये उम्मीद करता है कि राजनीतिक दल उनके लिए बुनियादी मुद्दों की बात करें, उनकी जरूरतों को समझें, चाहे वो बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का मौका हो या फिर सामाजिक बराबरी हो। हर जगह वो अपनी भागीदारी चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव खत्म हो और शायद यही मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी उनके सामने खड़ा है। वो अब वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते। फिलहाल चुनाव आज तक में मेरे और सत्यारत्न के साथ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।